हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ा था, जो कि पराग कोश के अंदर होती है। पराग कोश आप सबको याद होगा। पराग कोश मतलब होता है एंथर, जो कि एक मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि नर युग्मक है। प्लस उसके अंदर हमने लघु बीजाणुधानी पढ़ा था, और मेन लघु बीजाणुधानी के अंदर हमने क्या पढ़े थे? परागकण। लघु बीजाणुधानी तक के हमने आपको पूरा बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे सारा परागकण के बारे में। परागकण क्या होते हैं, जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में पॉलन ग्रेन। तो ये देखिए, हमने पॉलन ग्रेन के बारे में सब कुछ लिख दिया है। अब हम एक एक करके आपको पॉलन ग्रेन के बारे में वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परागकण हमें मिलते कहाँ हैं। तो आपको ये पता है एंथर के अंदर क्या होते हैं? परागकण। मतलब परागकोश के अंदर हमें क्या मिलेंगे? परागकण मिलेंगे। दोनों नाम थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। परागकोश के अंदर क्या मिलेंगे? परागकण मिलेंगे। ठीक, तो परागकोश के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है परागकण के बारे में। परागकण के बारे में पढ़ने के बाद ये जो हमारा नर गैमेटोफाइट है, यानी कि नर युग्मक है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मादा युग्मक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अब हम किसको पढ़ेंगे? परागकण को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, परागकण का पहला पॉइंट है हमारा, यह नर युग्मोद्भव होता है। युग्मोद्भव मतलब गैमीट, मतलब युग्मक होता है। ठीक, जो मेन युग्मक है आपको बताइए, एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। तो पुष्पों में नर युग्मक कौन है? परागकण, मतलब पॉलन ग्रेन है। ठीक, युग्मोद्भव होता है या सामान्यतः गोलाकार होता है। ये देखिए, हमने छोटा सा स्ट्रक्चर इसका बना दिया है। ये क्या है? परागकण है, और गोल गोल आपको दिख रहा है, इसलिए इसका आकार क्या है? गोलाकार है। फिर आगे बढ़ते हैं। परागकण का व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर ये एक बहुत ही छोटी यूनिट हुई। अगर आप रियल में फ्लावर देखें, ठीक, और उसके अंदर के एंथर को आप निकालें बाहर, निकालने के बाद उसके परागकण को, मतलब परागकोश को तोड़ दे। तोड़ने के बाद उसके अंदर से पीला पीला येलो कलर का पाउडर निकलेगा। उस पाउडर को अगर आप हाथों से मसलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर हजारों की तादाद में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक, तो दोस्तों, इसीलिए उसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और उसका शेप क्या होता है? गोलाकार होता है। चलिए, अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। ठीक, एक परत आपको ये दिख रही होगी और एक परत क्या है? ये। ठीक, तो हमारे परागकण में कितनी परतें हैं? 2 परतें। उन दोनों का मोस्टली नाम भी होगा, तो उनका नाम भी देखेंगे। अब हम परतें होती है, कठोर बाहरी परत को बाह्यचोल, मतलब ये, इसको क्या कहते हैं? बाह्यचोल, एक्साइन। ठीक, एक्साइन कहते हैं। हमारे पास कितनी परतें थी? 2 परतें। बाहरी वाली परत का क्या नाम था? बाह्यचोल। इसके नाम ही से मतलब आप इसको देख सकते हैं। बाह्य मतलब क्या होता है? बाहर। तो जो लेयर बाहर की तरफ है उसे क्या कहेंगे? एक्साइन, बाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोलेनिन, मतलब स्पोरोलेनिन से बनी होती है। अब स्पोरोलेनिन क्या है? स्पोरोलेनिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, इसीलिए ये बाहर इसलिए होता है ताकि ये इसकी रक्षा भी कर सके। ठीक, तो किसकी बाहरी परत इसकी किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की से बनी होती है। फिर हम आगे देखेंगे, परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं। आपको ये जो छोटे छोटे से पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसी को बोलते हैं द्वारक या रंध्र। ठीक दोस्तों, आपको छोटे छोटे से छेद देख रहे होंगे। एक्साइन लेयर तो ये है, ठीक, लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे से ये जो गैप आपको दिख रहे हैं, यही हमारे क्या है? द्वारक, या इसे रंध्र भी बोलते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। अब यही हमारे क्या है? जनन छिद्र। जनन छिद्र को इंग्लिश में कहते हैं जर्म पोर। ठीक, पोर मतलब अपोर से या छेद से क्या मतलब होता है? कि उस जगह पर थोड़ा छेद है। तो यहाँ पे आपको सुस्पष्ट छेद देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। जहाँ स्पोरोलेनिन अनुपस्थित होती है। देखिए दोस्तों, जो हमारी इंटाइन लेयर थी वो किसकी बनी थी? स्पोरोलेनिन की बनी थी। लेकिन जहाँ जर्म पोर है, क्योंकि यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होगी।
अनुपस्थित होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, याद रखिएगा, जो जर्म पोर है हमारा, मतलब जो हमारा ये क्या है, जनन छिद्र, ये जो होता है यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंताचोल कहते हैं, मतलब इंटाइन। ये हमारी क्या है, इंटाइन लेयर है अंदर की तरफ। ये वाली जो दोस्तों आपको परत देखने को मिल रही है, ये क्या है, इंटाइन। हमने आपको पहले ही बताया था पॉलन ग्रेन, मतलब कि परागकण में कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है। बाहर वाली को बाह्यचोल कहते हैं, अंदर वाली परत को अंताचोल कहते हैं। ठीक, इंटाइन लेयर, और बाहर वाली को एक्साइन। नाम इनके अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनके बीच में कुछ कुछ क्या मिलते हैं, छिद्र मिलते हैं, गैप मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटाइन कहा जाता है, यहाँ पतली तथा सतत परत होती है। सतत परत, अब इसका मतलब क्या है, सतत मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस लेयर, मतलब इसमें कहीं पर भी कोई भी छेद नहीं मिलेगा आपको, या कोई भी चीज़ डैमेज वाली नहीं मिलेगी। ठीक, एक सतत कॉन्टिन्यूअस परत यूँ चढ़ी होगी। जैसे कि हमारे बाह्यचोल मतलब एक्साइन में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, छेद मिल रहा था, यहाँ पे छिद्र मिल रहा था, यहाँ पे काफ़ी जगह पे छिद्र मिल रहा था। लेकिन जो हमारी इंटाइन लेयर होती है, ये क्या होती है, सतत होती है। इसमें आपको कहीं परत नहीं मिलेगी, ये पूरी तरीके से सतत चढ़ी रहती है। ठीक, जो सेलुलोज के बारे में शायद आपने 9th में पढ़ा हो। सेलुलोज हर प्लांट की जो सेल वॉल होती है, मतलब जो पादप की कोशिका होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, तथा पैक्टिन की बनी होती है। याद रखिएगा, जो इंटाइन लेयर है मतलब अंताचोल है, वो किसका बना है, सेल्यूलोज का बना है, और पैक्टिन का बना होता है। फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। परागकण का जीव द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से घिरा होता है। दोस्तों, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म किसी भी कोशिका, मतलब कोई भी कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, मतलब लिक्विड भरा होता है, उसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको खाली खाली जगह दिख रही है परागकण में, इसके अंदर एक लिक्विडी फ्लूइड मतलब एक तरल द्रव्य भरा है, जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। परागकण का जीव द्रव्य एक प्लाज्मा भित्ति से घिरा होता है। पूरे जीव द्रव्य के ऊपर क्या होगी, एक पतली सी भित्ति होगी। ठीक, जैसे कि हम कोई चीज़ पैक करते हैं, ठीक, अगर ये पेन भी है तो इस पेन को हम क्या करेंगे, एक पतली पन्नी के ऊपर चढ़ा देंगे। जब हम नॉर्मली इसे लेकर आते हैं तो इसके ऊपर एक रैपर होता है। ठीक, उसी टाइप से हमारे साइटोप्लाज्म के ऊपर भी क्या होती है, प्लाज्मा भित्ति होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखेंगे। जब परागकण परिपक्व होता है, परिपक्व मतलब वो जब विकसित हो जाता है, तब इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक होती है कायिक कोशिका। दोस्तों, कायिक कोशिका आप जानते होंगे, वेजिटेटिव सेल्स इन्हें कहते हैं, जिनका रिप्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं होता। और दूसरी कोशिका हमारी इसमें कौन सी बनेगी, जनन कोशिका। जनन कोशिका को जेनरेटिव सेल, जर्म सेल्स प्लस रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स का योगदान कहाँ होगा, इसके नाम ही से समझ में आ रहा है, जनन में मतलब रिप्रोडक्शन में होगा। ठीक, तो जब परागकण परिपक्व होता है, इसमें कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं। पहली हमारी क्या होती है, कायिक कोशिका, जिसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, तथा दूसरी जो होती है जनन कोशिका, जिसको जेनरेटिव सेल कहते हैं, समाहित होती है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे कायिक कोशिका का क्या मतलब क्या उपयोग होता है, क्या काम आती है, और जनन कोशिका क्या काम आती है। जैसे कि कायिक कोशिका, इसका जनन से कोई लेना देना नहीं होगा। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें खाद्य भंडार, स्टोर फूड और एक बड़ा केंद्रक होता है। तो दोस्तों, कायिक कोशिका क्या थी, बड़ी थी। कायिक कोशिका बड़ी होती है, इसके अंदर मेन इसका वर्क क्या होता है, स्टोर फूड, मतलब ये क्या काम करती है, खाने को संचय मतलब स्टोर करके रखती है। और एक बड़ा केंद्रक होता है, मतलब इसके अंदर एक बड़ा सा हमें केंद्रक देखने को मिलता है। जैसे ये है, ठीक, ये तो हमारा केंद्रक डिवीजन से पहले का है, मतलब कोशिका विभाजन से पहले का है। जब इसमें कोशिका विभाजन होगा तो केंद्रक, मान लीजिए ये केंद्रक है, ठीक, ये भी बीच से डिवाइड होगा, एक ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक नीचे की तरफ आ जाएगा। ये अभी हम आपको इसी के बाद पढ़ाएंगे।
तो इसमें जो बड़ा केंद्रक होगा, मान लीजिए ये बड़ा केंद्रक है और ये छोटा सा केंद्रक है, तो बड़ा वाला केंद्रक किसका केंद्रक होगा? वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका का होगा। और छोटा वाला केंद्रक किसका होगा? जनन कोशिका का होगा, कि ठीक जनरेटिव सेल्स का होगा। ये वाला कायिक कोशिका का, ये वाला जनन कोशिका का। और एक बड़ा सा केंद्रक होता है, ये कायिक कोशिका की बात हो गई। फिर हम जनन कोशिका की बात करेंगे। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में ही तैरती रहती है या घने जीव द्रव्य एवं केंद्रक वाली होती है। ये कोशिका आपकी थोड़ी छोटी होगी, प्लस इसका जो साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य होगा, जिसको कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी आपको ये दोनों पॉइंट हम जो आगे चित्र बनाएंगे उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, उसकी आप फिक्र ना करिए। अगर आपको ज़रा सा भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट्स अभी हम आपको क्लियर कर देंगे और अच्छे से क्लियर होंगे जब हम इसका डायग्राम बना देंगे। ये छोटा सा डायग्राम हमने आपको सिर्फ इतने पॉइंट समझाने के लिए बताया था। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। याद रखिएगा, परागकण में 2 लेयर होती है, एक एक्साइन होती है, एक इंटाइन होती है। एक्साइन को बाहाचोल कहते हैं। बाहाचोल जैसे नाम ही से समझ में आ रहा है कहाँ मिलेगी, बाहरी तरफ मिलेगी। दूसरी होती है अंताचोल। अंताचोल नाम ही से आपको इसे समझ में आ रहा है कहाँ मिलेगी, अंदर मिलेगी। प्लस इसमें छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं जिनको जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। ये हमारे जर्म पोर है। प्लस इसमें एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य होता है। तो दोस्तों हमने परागकण के बारे में तो पूरा पढ़ लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जनन कैसे होता है, इसके अंदर सेल्स कैसे बनती हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर करवाएंगे कि कायिक कोशिका क्या होती है और जनन कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों चलिए अब इसके डायग्राम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं और उसमें किस तरीके से डिवीजन होता है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने परागकण में किस टाइप से जनन कोशिकाएं और किस टाइप से कायिक कोशिकाएं बनती हैं उनका चित्र बना दिया है। आप सभी इस चित्र को अब अच्छे से देखिए। ये हमारा क्या है, परागकण, ठीक। जो हमने वहाँ पे छोटा सा बनाया था वही हमने यहाँ क्या किया, बड़ा करके बना दिया है। इसके अंदर एक बार और आपको रिवाइज करवा दे। बाहरी लेयर बाहाचोल ये है, एक्साइन, ठीक, ये वाली लेयर। फिर इंटाइन अंताचोल ये वाली लेयर है, ठीक। फिर क्या है, यहाँ पे हमारा केंद्रक है। केंद्रक हमने आपको बताया था 2 केंद्रक होते हैं ना इसमें, एक बड़ा वाला कायिक केंद्रक होता है और एक छोटा वाला क्या होता है, जनन केंद्रक होता है। तो जब ये वाला केंद्रक अपने आप को 20 से डिवाइड करेगा तो 2 केंद्रक बन जाएंगे। प्लस इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर थे इनको क्या कहा था, जनन छिद्र या जर्म पोर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ यहाँ पर प्रोसेस, डिवीजन इन न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में विभाजन। तो जब केंद्रक में विभाजन होगा तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे ना। अब यहाँ पर एक केंद्रक है, जब वो 20 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 केंद्रक बन जाएंगे। अब मान लीजिए ये पेन है, हम इसको 20 से तोड़ देंगे तो हमारे पास कितने पेन हो जाएंगे, भले वो टूट जाएगा लेकिन एक ही इधर का हिस्सा हो जाएगा और एक इधर का हिस्सा हो जाएगा, तो हमारे पास 2 टुकड़े हो जाएंगे। जस्ट उसी टाइप से क्या होगा, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा मतलब विभाजन होगा। एक केंद्रक ऊपर की तरफ चला जाएगा और एक केंद्रक नीचे की तरफ आ जाएगा। ऊपर की तरफ केंद्रक जो अंताचोल से नहीं सटा होता है मतलब अंताचोल से नहीं मिला होता है वो कायिक कोशिका होती है। ये देखिए, ठीक, ये वाली ऊपर वाली क्या है, कायिक कोशिका। आप देख सकते हैं कि ये इंटाइन लेयर से चिपकी हुई नहीं है। और एक होती है नीचे की तरफ जो आती है उसमें क्या होती है, जनरेटिव सेल, जिसे जनन कोशिका कहते हैं। मतलब ये क्या है, हमारी जनन कोशिका। ये एक चीज़ और आप इसमें देख सकते हैं कि ये इंटाइन लेयर से चिपकी हुई है, ठीक, जिस वजह से ये क्या है, जनन कोशिका। इतना समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस में होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है जीव द्रव्य का विभाजन। साइटो मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म। आप सभी जानते हैं जीव द्रव्य, हमने आपको पहले बताया जीव द्रव्य क्या होता है। कोशिका के अंदर एक लिक्विडी फ्लूइड मतलब एक द्रव्य भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में विभाजन होगा। सबसे पहले किसमें विभाजन हुआ, न्यूक्लियस में विभाजन हुआ। उसके बाद किसमें विभाजन हुआ,
जीव द्रव्य में विभाजन हुआ। जीव द्रव्य में विभाजन होने के बाद क्या होता है, आप सभी देख सकते हैं, एक ऊपर कोशिका अलग बन गई है और एक नीचे जनन कोशिका अलग बन गई। लेकिन अभी भी इसमें एक बात है कि ये इंटाइन लेयर मतलब अंतःचोल से चिपकी हुई है। ठीक, फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जनन कोशिका ने अंतःचोल को छोड़कर स्पिंडल आकार ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सी है, जनन कोशिका, लेकिन इसका शेप इससे तो थोड़ा अलग है या इससे तो अलग है। ये कौन सा शेप है, ये होता है स्पिंडल शेप। ठीक, प्लस आप एक चीज और जो हमने मेन बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सी कोशिका कायिक है और कौन सी कोशिका जननित है या जनन कोशिका है। तो जो बड़ी कोशिका हो वो कौन सी है, कायिक कोशिका है, और जो छोटी कोशिका हो वो कौन सी कोशिका है, जनन कोशिका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी बड़ी कोशिका कौन सी है, कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका कौन सी है, जनन कोशिका है। फिर जब क्या होता है, ये अपनी इंटाइन लेयर छोड़ देती है। ठीक, मतलब अंतःचोल को तो जब जनन कोशिका छोड़ देती है तो उसका शेप कैसा हो जाता है, स्पिंडल शेप, कुछ वो इस प्रकार से हो जाती है। अब देखिए आपको यहाँ कितनी सेल्स देखने को मिल रही है, यानी कि केंद्रक है, 2 केंद्रक है। एक बड़ा केंद्रक है जो कि किसका केंद्रक है, कायिक कोशिका का है, और जो एक छोटा केंद्रक है वो जनन कोशिका है। यहाँ पे हमको कितने देखने को मिल रहे हैं, 2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा परागकण मतलब जितना हमें परागकण के बारे में पढ़ना था वो सब कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, वो किस टाइप का होता है उसे देखा, और उसके बाद उसमें किस तरीके से विभाजन होता है इसको भी पूरी तरीके से पढ़ लिया है। तो दोस्तों हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली अवेल कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।